नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स अचीवर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा। उत्तर प्रदेश की मृदा मृदा क्या होती है? मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? धरती के सबसे ऊपरी परत को जिस पे खेती की जाती है उसे मिट्टी कहते हैं। ठीक। अब ये मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहले है तापमान। अगर तापमान अधिक होगा तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे आती है वर्षा। पहले पे तापमान, दूसरे पे वर्षा। बारिश से भी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या फिर बारिश एक साथ होती है तो लहरों से, ठीक है, नदी के रूप में लहरों से वो चट्टानें आपस में टकरा के मिट्टी उत्पन्न करती हैं। ठीक। तीसरे नंबर पे है हमारा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मीन्स होता है कि जब पेड़ मर जाता है या गलने लग जाता है, सड़ जाता है, या कोई जीव जंतु हो, इंसान हो, जानवर हो, या कुछ भी जीव जंतु के गलने या सड़ने से जो कार्बनिक तत्व उत्पन्न होते हैं मिट्टी के रूप में, मतलब एक मिट्टी उत्पन्न होती है, उससे भी हम एक कारक मान सकते हैं मिट्टी उत्पन्न का। तीसरे नंबर पे है चट्टान। चौथे नंबर पे है चट्टान। चट्टानों के टूटने से भी मिट्टी बनती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में मिट्टी कैसे कैसे विभाजित है। उत्तर प्रदेश के मृदा का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ है। पहली है पर्वतीय मृदा, दूसरी है मध्यवर्ती मैदान की मृदा, जो उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती मैदान है उसकी, और तीसरी है पठारी क्षेत्र की मृदा। यदि आपने मेरा उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर का मैदान नहीं देखा है ज्योग्राफी में, तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सही से समझाया है भाबर और तराई के बारे में। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। पर्वतीय क्षेत्र की मृदा में भाबर और तराई दो आते हैं, दो तरीके की मृदा आएंगी। और मध्यवर्ती में आती है खादर, बांगर, लवणीय मृदा, मरुस्थली मृदा, बोड़ मृदा, और काली या कपास मृदा। पठारी मृदा में लाल मृदा आती है, पड़वा या परवा बोलते हैं, माड़ या मार मृदा बोलते हैं, राकड़ और भोंटा मृदा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले भाबर को। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा है, यहाँ नेपाल है और नेपाल में शिवालिक पर्वत है। हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था कि अगर कोई पर्वत से नदियां नीचे आती हैं तो वो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को लेके आती हैं। ठीक है, वो एक जगह लाके इनको बिछा देती हैं। ये जो नदी द्वारा लाए गए शिलाखंड, बड़े बड़े शिलाखंड के जो एक जगह से दूसरी जगह लाए गए स्थिति को हम कहते हैं निक्षेपित। क्या? निक्षेपित। ठीक है, निक्षेपित करना, नदियों का निक्षेपित करना। किसको? चट्टानों को या शिलाखंडों को या अवसादों को। अगर अवसाद एक तरीके का चट्टान को ही बोल रहे हैं। ठीक है, अवसादों को निक्षेपित करना ये कहलाता है। जिस जगह पे नदियां लाकर रुक जाती हैं, ठीक है, चट्टानों को लाकर रुक जाएंगी और चट्टानों के नीचे से होकर गुजरेंगी, मतलब अदृश्य होंगे, वहां पे नदियां नहीं दिखाएंगे देंगी, तो वो एरिया होता है भाबर का। ये असल में 35 से 40 किलोमीटर का एरिया होता है। उत्तर प्रदेश एक पट्टी के शेप में होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे पे। ठीक है, और 35-40 किलोमीटर का ये एरिया होता है। इसका ठीक थोड़ा आगे चलेंगे, मतलब कि थोड़ा दक्षिण में आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ढलान उत्तर से मध्य की ओर है और दक्षिण से भी मध्य की ओर है। मतलब मध्य में थोड़े नीचे जमीन है और ऊपर उत्तरी साइड में और दक्षिणी साइड में उठा हुआ है। जैसे ऊपर की साइड उत्तरी साइड में तो पर्वत आ जाते हैं और दक्षिणी साइड में पठार आ जाते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, अवसादें निक्षेपित कर दी हमने। इसके बाद नदियां आगे आएंगी, मतलब कि इसके नीचे वाला क्षेत्र।
ठीक है, ये वाला क्षेत्र, इसमें क्या है, इसमें नदियां एक साथ निकलेंगी और मतलब पानी एक साथ निकलेगा नदियों का, और बिना किसी धारा के, ठीक है, मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो एक साथ निकलने के कारण दलदली इलाका बन जाता है। ये एरिया में दलदली इलाका बन जाएगा। दलदली इलाके बनने के कारण, और यहाँ पे निकासी इतनी है नहीं, तो यहाँ पे जहरीले जीव, मच्छर इत्यादि, ठीक है, ज्यादा होते हैं। जहाँ पे बीमारी ज्यादा होती है, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारी ज्यादा होती हैं, ठीक है। और ये एरिया होता है करीब करीब 80 से 90 किलोमीटर का ये एरिया होता है। ये हमने पढ़ा था, ये है हमारा तराई का क्षेत्र, जिसमें ज्यादा पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था चावल, ठीक है, गन्ना, तेंदू के वृक्ष, ठीक है, और ये सब हमने पढ़ा था। तो चलिए बात करते हैं खादर और बांगर की। खादर और बांगर, ये कौन कौन सी मृदा होती हैं? ये मृदा जो होती हैं, ये नदी द्वारा प्रवाहित मृदा होती हैं। मान लेते हैं कोई नदी बह रही है, ठीक है, कोई नदी बह रही है और उसने खनिज लाके या अवसाद लाके इस जगह जमा करने शुरू किया। यहाँ पे उसने जमा करना शुरू किया, अपने तट पर जमा करना शुरू किया। तो इस जो ये वाली खनिज है जिसको मैंने डार्क किया है, इसको बोलेंगे खादर मृदा। खादर मृदा, खादर मृदा जो होती है, क्योंकि ये अभी अभी आया है तो ये अब नया है, ठीक है। खादर जो मृदा होती है, ये नई मिट्टी होती है, ये नई मृदा होती है, नई मिट्टी होती है। और नई मिट्टी होने के कारण ये मृदा उपजाऊ में बहुत लाभदायक होती है, उपजाऊ बहुत होगी। कैसी होगी? उपजाऊ। यहाँ पे कोई फसल उगाएंगे तो यह बहुत अच्छी उसकी फसल की पैदावार होगी, ठीक है। और यदि नदी दोबारा अवसाद लेके आएंगे, भाई नदी का काम है अवसाद लाते रहना कंटिन्यू, ठीक है, नदी तो रुकेगी नहीं। नदी दोबारा अवसाद लाई और उसने अब की ये यहाँ पे अवसाद लाके जमा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अवसाद लाके जमा कर दिया, जो मैंने चेक बनाया, ठीक है, लाइन से। अब जो ये नई मृदा आई है, अब ये नई मृदा क्या हो जाएगी? ये नई मृदा बन जाएगी हमारी खादर। और तो अब आप लोग बोलोगे तो सर ये डार्क वाली क्या हो गई? ये डार्क वाली अब अपने आप में बन जाएगी क्या? ये बन जाएगी बांगर, बांगर सॉरी, ठीक है। अब ये बांगर बन गई। अब जो बांगर मृदा है ये कम उपजाऊ होगी, कम उपजाऊ होगी, ठीक है। और खादर क्या है? अब ये नई उपजाऊ मिट्टी होगी। समझ पाए? नदी का काम क्या है? नदी अवसाद लेके आती रहती है कंटिन्यू, ठीक। जो पहले अवसाद आ गया वो नई मिट्टी बन गई, और जो उसके ऊपर दोबारा चढ़ेगी फिर वो मिट्टी नई बन जाएगी और पहले वाली पुरानी मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। कम उपजाऊ होगी और पुरानी मिट्टी होगी, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ये एग्जांपल समझ में आया? एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, आप उसको समझिए। मान लीजिए आप इसको लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं यहां से कोई नदी बह रही थी, ठीक है, ये नदी ऐसे बह रही थी, नदी एक्स कोई नाम बह रही थी, ठीक है। और वो अपने साथ यहाँ पे खनिज लेके आ गई, खनिज उसने बिछा दी है। लेकिन क्या है, इंसानों ने यहाँ पे एक बांध बनाया और वो बांध बना के नदी को इधर प्रवाहित कर दिया, ठीक है, इधर प्रवाहित कर दिया। और अब जो ये वाली जो नदी का जो मिट्टी है, अब ये वाली मिट्टी बन जाएगी क्या? बांगर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नदी से जो दूर होगी, ये समझिए, नदी के तट से जो दूर होगी वो होती है बांगर, और नदी के तट के पास होगी वो होगी खादर, ठीक है। नदी के जो जितने दूर जाते जाएंगे वो होती जाएगी बांगर,
और जो नदी के तट के पास होगी उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर और बांगर की बात करें, खादर और बांगर की बात करें तो इसमें कुछ मैं पॉइंट लिखा देता हूं आपको। खादर क्या है, ये एक नई मिट्टी होगी, नई मिट्टी, ठीक है, उपजाऊ होगी और नदी के तट के पास होगी, नदी के तट के पास होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें तो बोलते हैं कि चलो बताओ प्रयागराज, प्रयागराज में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, तो हमें पता है भाई प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, तो भाई नदी के तट के पास होगी और तो ये उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं कि चलो ललितपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, ललितपुर तो दूर है काफी, ठीक है, नदियों के संपर्क से काफी दूर है, तो वहां पे बांगर मिट्टी पाई जाएगी। अब बांगर की बात करें तो भाई ये पुरानी मिट्टी होगी, पुरानी मिट्टी, ठीक है, और ये कम उपजाऊ होगी, कम उपजाऊ, ठीक है, और नदी के तट से दूर, ठीक है, नदी के तट से दूर होगी। अब भाई दूर होने के कारण किसान के पास जमीन होगी तो भाई वो तो पैदावार करेगा ही, तो उसमें वो कुछ ना कुछ केमिकल्स मिलाएगा, फर्टिलाइजर मिलाएगा, जैसे यूरिया इत्यादि। यूरिया में देखते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा, ऐसी मृदा जिसमें थोड़ा लवण पाया जाएगा उनको लवणीय मृदा कहते हैं। जैसे मैंने ये बात की थी कि जहाँ पे बांगर क्षेत्र होता है वहां पे उत्पादन कम होती है, तो उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम कुछ फर्टिलाइजर या उर्वरक यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कुछ फर्टिलाइजर के नाम मैंने लिख रखे हैं, डीपीटी, एनपीके, एनपीके में जो मुख्य है वो सिलिकेट है और एक है यूरिया। ये फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये या तो पानी के साथ जमीन में बैठ जाते हैं, ठीक है, या हवा के साथ मिट्टी के साथ उड़ जाते हैं। ठीक है, और अगर जमीन के साथ, जैसे इसकी बात करूं यूरिया की, जैसे जमीन के साथ पानी के साथ जमीन में बैठ गए तो नल के द्वारा जब पानी खींचा जाएगा और गांव में पानी, उसी पानी को पिया जाएगा, तो इसमें क्या बच्चों में बीमारी पैदा हो जाती है जिसका नाम होता है ब्लू ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या है, बच्चों के, एक सेकेंड, इसमें ना बच्चों के नीले होठ पड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लवणीय मृदा जो होती है ये बांगर के समतल भूमि पे पाई जाती है, क्योंकि ये भाई नदियों से दूर होगी, नदियों से दूर होने सॉरी नदियों से दूर होने के कारण यहाँ पे समतल एरिया बन जाता है। और क्या है, जैसे ये पाई जाती है अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज। ठीक है, और जो ये एरिया होता है नदियों से दूर होता है, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है, मरुस्थलीय को तोड़े तो एक आएगा मरु प्लस स्थल। ठीक है, मरु प्लस स्थल, मरु मतलब क्या होता है, मरा हुआ, और स्थल मतलब जमीन। ठीक है, ऐसी जमीन जहां पे उत्पादन नहीं हो सकता उसको मरा हुआ मरुस्थल कहते हैं, जहां पे उत्पादन शून्य होता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय जमीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, बात करें तो यह पाई जाती है आगरा, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, जो देखा जाए तो ये राजस्थान से सटे हुए जिले हैं। ठीक है, आप उससे याद कर सकते हैं। मरुस्थल में बारिश बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, और इसलिए यहाँ पे पानी की जो पानी जितना चाहिए उतना किसान को मिल नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे खेती बहुत कम होती है। यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो चट्टानों के टूटने से बनती है, चट्टानों के टूटने से बनती है। कैसे, जब गर्मी काफी पड़ती है चट्टानों में दरार आ जाती है, और उसी दरार से वो आपस में रगड़ रगड़ के हवाओं के प्रभाव के कारण वो टूटने लग जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भूण मृदा की, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं भूण मृदा की।
घूर्ण मृदा क्या होता है? जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उस पे 10 से 20 फीट ऊंची टीले नुमा आकृति बन जाती है। कैसे? टीले के शेप में, जो टीले होते हैं ना, ऐसे ये आकृति बन जाती है। ये बनती है हमारे बालू मिट्टी से, मुख्य तौर पे बालू मिट्टी होती है इसमें, और हमारी दोमट मिट्टी होती है, बालू मिट्टी और दोमट मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। इसकी जो बालू के जो कण होते हैं ना, वो सामान्य से थोड़े बड़े होंगे, सामान्य से बड़े होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काली मिट्टी या कपास मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, और काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, या इसको करेल मिट्टी भी बोलते हैं, करेल मृदा। ठीक है, ये चारों एक ही नाम है काली मिट्टी के। ठीक है, काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या करेल मृदा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस में। निम्न में से करेल मृदा या काली मिट्टी किसे कहते हैं? ऑप्शन करेल मृदा था। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जालौन में होता है। ठीक है, और देखा जाए कि इसमें क्या होती है, इसमें होती है कपास की ज्यादातर खेती, जब भी तो इसको कपास मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें ज्यादातर कपास की खेती होती है, और ये फलों के लिए, कृषि के लिए सबसे उपयोग है। किसके लिए? फलों के लिए और सब्जी के लिए सबसे उपयोगी ये मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं पठारी मृदा क्या है। नोट करिए आप। चलिए बात करते हैं पठारी क्षेत्र की मृदा की। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल मृदा की, लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी जो है, आपको पता है, हमारे पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जो हमारे पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। और पठारी क्षेत्र, जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया था, पूर्व कैम्ब्रियन युग में बना था। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट और नील चट्टान की अधिकता होती है, और विंध्य क्रम की चट्टानें भी इसमें मिलती हैं। झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली, ये कुछ इसके मुख्य जिले हैं जहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है। आपको पता होगा, झांसी और ललितपुर हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है, और बाकी प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली हमारे बघेलखंड क्षेत्र के हिस्से हैं। अब अगला देखते हैं माड़ या मार मृदा। इसमें काली मिट्टी का एक ये रूप होता है, काली मिट्टी का एक रूप होता है, जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बागपत, गाजियाबाद, ठीक है, इत्यादि जगहों पे मिलता है। ठीक है, राकड़ या रागर मृदा, ये लाल और भूरे मृदा का एक रूप होती है, और ये झांसी, ललितपुर जिलों में मिलती है। जो हमें याद करना है, हमें ये याद करना है, और पड़वा मृदा, ये हमें याद करना है। बाकियों को अगर याद भी ना करें और सिर्फ एक नजर देख भी लें तो भी काफी होगा। इनके बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है, बल्कि ना के बराबर पूछा जाता है। पड़वा या परवा मृदा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे 7 जिले आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, झांसी, ललितपुर और ललितपुर, झांसी। ललितपुर आपको पता होगा, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और झांसी में भी हमारे थोड़े मुख्य पदार्थ मिलते हैं। जैसे पड़वा जो मृदा है, इसमें मटर और परमेंट की खेती होती है। परमेंट आप जानते होंगे, जिससे मुंह में थोड़ी ताजगी सी बनी रहती है, जिसे मिंट जो मार्केट में मिलती है वही। ये हल्के लाल रंग की होती है। नेक्स्ट हमारा भोंड या मालदा मृदा। ये मृदा विंध्य चट्टानों में पाई जाती है, और सोनभद्र और चंदौली जिले में यह मिलती है। आई होप आपको ये डेटा पसंद आया होगा। ठीक है, और चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देखें। उस पर जाकर क्लिक करें, आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमसे संपर्क कर पाओगे। धन्यवाद।